नमस्कार, डीडी न्यूज पर भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ना है आगे। रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को सराहा। विश्व वन्य जीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभयारण्य के बाहर बाघों के संरक्षण और घड़ियालों के संरक्षण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा। डेयरी सेक्टर देश के विकास और किसान की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला में संबोधन। कहा, श्वेत क्रांति 2.0 की तरफ बढ़ रहा है देश। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन। स्वास्थ्य पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार हमलावर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और छत्तीसगढ़ और बिहार विधानसभाओं में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश। बिहार में 3,17,000 करोड़ रुपए का, तो छत्तीसगढ़ में 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार के बजट की। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट की कुल राशि करीब 3,16,895 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए इस बार बड़ी राशि बिहार के बजट में आवंटित की गई है। बिहार विधानसभा में 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश। बिहार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर जोर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित। महिलाओं के लिए पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा। बेगूसराय में खोला जाएगा कैंसर अस्पताल। कैंसर पीड़ितों को मिलेगा बेहतर इलाज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बजट पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एनडीए सरकार ने बजट में किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी की। 2004-05 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। बिहार सरकार ने बजट में इस बार महिलाओं का खास ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास और नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके संकल्प की तारीफ की। तेजस्वी यादव जी जब खुद बजट बना रहे थे तो उनमें से क्या क्या काम उन्होंने किया, एक बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी उनको ये सवाल पूछना। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का भी काम हो रहा है, आगे और मजबूती से करेंगे। बिहार में ज्यादातर हमारी जो योजनाएं हैं गांव और गांव के गरीबों के लिए, शहर के गरीबों के लिए, सभी जाति और सभी धर्म के लिए हम लोगों ने काम किया है और बेहतर तरीके से काम करने के लिए योजना बनाई होगी। उसको जब मूर्त रूप देंगे तो बिहार और तरक्की पर जाएगा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बजट की आलोचना की।
बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, पता ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने साल 2025-26 के बजट में युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए भी तय किए गए हैं। पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। और बिहार के बाद अब बात झारखंड के बजट की। झारखंड विधानसभा में भी आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में सामाजिक कल्याण, ढांचागत संरचना और पर्यटन विकास पर जोर देते हुए राजस्व संग्रहण बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर फोकस किया गया है। इधर सदन में पिछले दिनों पेश सीएजी की रिपोर्ट पर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सीएजी रिपोर्ट से राजनीतिक भूचाल, अनियमितताओं पर उठे सवाल। सीएजी रिपोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों को लेकर बड़ा खुलासा। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32% ही खर्च। झारखंड विधानसभा में पेश हुआ बजट सामाजिक कल्याण, ढांचागत संरचना और पर्यटन विकास पर फोकस, राजस्व बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को कम करने पर जोर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही आर्थिक सेहत भी सुधर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से लगभग 13% अधिक है। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस पर रहा। इधर सदन में पिछले दिनों पेश सीएजी की रिपोर्ट के बाद सत्ता के गलियारों में घमासान मचा है। कोरोना काल में केंद्र द्वारा भेजी गई राशि को खर्च कर पाने में फिसड्डी साबित होने पर हेमंत सरकार भाजपा के निशाने पर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस रिपोर्ट से हेमंत सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और लूट की पोल खुली है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उधर भाजपा विधायक चंपई सोरेन और सीपी सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार का असंवेदनशील चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, और विश्वास विभाग के अटैच है, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट कराने वाली सरकार। इतना ही नहीं, सीपीआई एमएल ने भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि इसमें काफी सुधार की जरूरत है। झारखंड को आगे ले जाना है, लोगों की कल्याण करना है, तो स्वास्थ्य विभाग में सुधार की जरूरत है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने राशि के कुप्रबंधन के आरोपों को सिरे से खारिज किया। जब खर्च करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। उस समय तो कुछ जान बचाना था, पेन पेपर में होता हम ठीक कर नहीं पाएंगे, और फिर बोलेगा नहीं राशि का बंदरबाट हुआ। इन दिनों झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। सीएजी रिपोर्ट ने विपक्ष के तर्कश में एक और मुद्दा थमा दिया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में पेश बजट में सरकार ने जनता से किए वायदों को कितना पूरा किया, यह तो आकलन और विश्लेषण का विषय है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जो सीधी तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात छत्तीसगढ़ के बजट की, जहां विष्णुदेव साय सरकार ने अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। पिछला बजट साल 2024-25 में 1,47,446 करोड़ रुपए का था। इस बार बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 53% डीए की घोषणा। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 20,000 रुपये करने का निर्णय। छत्तीसगढ़ में एनएसजी की तर्ज पर एसओजी, सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ का गठन।
8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार गति थीम पर बजट पेश किया। गति मतलब जी का अर्थ गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं, जो आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था। अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि ये बजट भाषण का बजट है, ज्ञान और गति का दुर्गति प्रदान करने वाला बजट है। ये बजट सिर्फ उनका जो भाषण होता है वो भाषण था, और वो भी ऐसा भाषण जो ज्ञान और गति के बाद दुर्गति प्रदान करने वाला दिखता है। वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। इस दिशा में ये बजट नीतिगत सुधारों, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। इस बार के बजट में राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। सरकार ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है, जिससे युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होगा। सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। आगे आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में किसानों को कौन सा नया तोहफा मिला है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां किसानों को अब बिजली के स्थायी कनेक्शन सिर्फ 5 रुपए में मिल सकेंगे। जी हां, इसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की यह रिपोर्ट। सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा बिजली का स्थायी कनेक्शन। मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू होगी योजना। अभी स्थायी कनेक्शन के लिए किसानों को देने पड़ते हैं 7500 रुपए। हर साल 10 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। 24 घंटे किसानों को मुहैया रहेगी बिजली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने के लिए प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी
खरीदेगी। मध्य क्षेत्र में 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई। इसके पीछे भाव ये है कि किसान को स्थायी बिजली कनेक्शन मिले, उसकी बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से हो और उसके जीवन में फसल लेने के लिए कोई कष्ट ना आए। मध्य प्रदेश में अभी खेतों के लिए स्थायी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए किसानों को मोटी रकम देनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में खेती के लिए किसानों को स्थायी या अस्थायी कनेक्शन मिलता है। स्थायी कनेक्शन लेने वाले किसानों को कम से कम 7500 रुपए देने पड़ते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ किसानों की ही सरकार है। किसानों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें मात्र 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। किसानों को 2600 रुपये क्विंटल के बलबूते पर गेहूं खरीदने का प्रोत्साहन राशि देकर के उपार्जन की जो योजना प्रारंभ की और साथ ही साथ 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान खरीदने का भी जब निर्णय किया है। आने वाले समय में हमारे द्वारा सभी किसानों को धीरे धीरे करके स्थायी रूप से सोलर कनेक्शन के माध्यम से न केवल उनको बिजली की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी, बल्कि वो बिजली उत्पादक के नाते से अपनी पहचान बनाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि सरकार अन्नदाता का ध्यान रखेगी तो निश्चित तौर पर ही देश में खुशहाली होगी। गर्व की बात है कि 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है भैया। पहले तो कांग्रेस के शासन में लाइट नहीं हुआ करती थी, आज 5 रुपए में कनेक्शन मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि 2600 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने पर सीएम का सम्मान भी किया गया। अब मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में बिजली के स्थायी कनेक्शन मिल सकेंगे। यह योजना इसी साल से लागू होगी। इसके साथ ही खेतों में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए भी सरकार किसानों को 30 लाख सोलर पंप वितरित करेगी। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज भोपाल। और अब बड़ी खबर राजस्थान से। राजधानी जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आज शुभारंभ जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। 3 से 5 मार्च तक आयोजित किए जा रहे इस आयोजन का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना है। जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन। राजस्थान ने सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए नई पहल रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलिटी को प्रभावी तरीके से लागू करना उद्देश्य। फोरम में 36 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ेगा सहयोग। फोरम में भारत की उपलब्धियों को दिखा रहा है इंडिया पवेलियन। जयपुर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सोमवार को शुभारंभ हुआ। 3 से 5 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना है, ताकि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलिटी को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। इस फोरम में 36 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और 80 सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ये मंच सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस मंच को सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दुगने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, RDF और जैविक उर्वरक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इस फोरम में अपने संबोधन में कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी अब समय की आवश्यकता बन चुकी है। हमारी पारंपरिक जीवन शैली में 3R के सिद्धांतों को अपनाया जाता रहा है। उदाहरण के तौर पर वेस्ट मटेरियल से कपड़ा बनाने और पुरानी चीजों का फिर से उपयोग करना हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। हमें आज के समय में इन्हीं प्रथाओं को
फिर से अपनाने की जरूरत है। 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। इस आयोजन में 80 सत्रों में 3R पर व्यापक चर्चा हो रही है। इसमें दुनिया भर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हैं। इस आयोजन में 36 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ये फोरम सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए साझा ज्ञान और तकनीकी समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जयपुर से महेश दधीची की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबर है। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण, तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बारी आ गई एक खास रिपोर्ट की। विश्व वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी की। जूनागढ़ जिले के न्यू पिपल्या में 20.24 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर वन्य जीवों के चिकित्सीय निदान एवं रोग से बचाव के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। वही पहली बार देश की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की अनुमानित संख्या जारी की गई है, जो कि 6327 है। आप देखिए इस दिलचस्प रिपोर्ट को। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेरों का घर माने जाने वाले गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी पर निकले। पहले गुजरात के सीएम और अब देश के पीएम के तौर पर यहां से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। एशियाई शेरों की संख्या बढ़े, इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में ठोस प्रयास किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। पीएम ने एशियाई शेरों के पर्यावास को संरक्षित करने में जनजातीय समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका को विशेष रूप से सराहा। प्रकृति प्रेमियों को पीएम गिर राष्ट्रीय उद्यान आकर यहाँ के अलग एहसास का हिस्सा बनने का निमंत्रण देते रहे हैं। पीएम ने सासणगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। पीएम ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला रखी। साथ ही 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी एक रिपोर्ट भी जारी की। बाद में पीएम ने सासणगिर में पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। पीएम से मिलकर इनकी खुशी देखते ही बन रही थी।
हम शेरों के साथ तो काम करते हैं, आज हमने देश के शेर के साथ बात की, ऐसी फीलिंग हुई। शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सर ने उसके बाद हम सबको इतना फ्री कर दिया कि बात जैसे घर के किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो वैसी फीलिंग आई हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने पीएम सर के साथ इतने क्लोजली बात की। वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में बीते 1 दशक में बड़े कदम उठाए गए हैं। इसको लेकर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले दशक में बाघों, तेंदुओं, गैंडों की आबादी में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि हम वन्य जीवन को कितनी गहराई से महत्व देते हैं और जानवरों के लिए सतत पर्यावास के लिए काम कर रहे हैं। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।